हेलो बच्चे, कैसे हैं। आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। तो बच्चे आइए हम लोग सीखते हैं। तो आइए बच्चे देखिए, मदन रीड्स अ बुक। मदन किताब पढ़ता है। आपसे प्रश्न किया जाए कि कौन किताब पढ़ता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे कि मदन, यानी मदन किताब पढ़ता है। तो बताइए कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है पढ़ने का? मदन। तो इसी को हम अंग्रेजी में, कर्ता को अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां दूसरा देख लीजिए, यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलते हैं। पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि कौन क्रिकेट खेलता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि यू, यानी आप लोग। तो यहां पर यू कर्ता हो गया, और कर्ता को ही अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि ये वाक्य में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। और यहाँ आप जान गए होंगे कि कर्ता का पहचान हम कैसे करें। तो कौन प्रश्न लगा करके पूछे, कौन काम करता है, कौन पढ़ता है, कौन खेलता है, कौन दौड़ता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि अगर वाक्य में जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस में होता है। पिछले उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस है। तो आइए हम इसको परिभाषा जाने। तो व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज इन नॉमिनेटिव केस। जब किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का रूप किसी वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट हो, तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। तो इसको उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि द बॉय प्ले, इसमें सब्जेक्ट कौन है? प्रश्न करिए, कौन खेलता है? तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? बॉय, यानी बॉय करता है, यानी सब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य की चर्चा हम करें, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। आप प्रश्न करिए कि कौन पढ़ाता है, क्या उत्तर मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा कि मैं, आई। तो आई क्या हुआ? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। तो आप तो समझ गए होंगे। आइए नोट कर ले। आइए बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देखें, श्याम राइट्स अ लेटर। इसका अर्थ हुआ कि श्याम पत्र लिखता है। आपसे पूछा जाए कि श्याम क्या लिखता है, तो क्या उत्तर देंगे? श्याम किसको लिखता है, क्या उत्तर देंगे? तो आप बताएंगे लेटर, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? लेटर पर पड़ता है। तो ये क्या कहा जा सकता है? कर्म कहा जा सकता है इसको, और इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर दूसरे वाक्य को देखिए, दे ईट मैंगोज, वे लोग आम खाते हैं। आपसे पूछा जाए कि वे लोग क्या खाते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आम खाते हैं। इंग्लिश में पूछा जाए कि व्हाट डू दे ईट, तो आप क्या जवाब देंगे? मैंगोज। तो मैंगोज यहां कर्म हो गया, क्योंकि खाने का प्रभाव उस पर पड़ता है। क्यों? वे लोग जब आम खाते हैं तो आम के चर्चा तो जानते हैं, बेचारा वो क्या हो जाता है, उसके सारे स्किन फट जाता है, उसमें से सारे जो रस है सब पी जाता है, और बेचारे उसको अलग अलग करके बाहर फेंक देते हैं, गुठली कहाँ और उसके छिलके कहाँ। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं? तो ऐसे को हम कर्म कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी वाक्य में जब कोई नाउन अथवा प्रोनाउन
ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो तो उसका केस क्या होगा? बताइए। उसका केस कर्म कारक होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो बच्चे आप उदाहरणों से समझ गए होंगे कि किसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो कर्म कारक, कर्म कारक को अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। व्हेन द फॉर्म ऑफ a noun or a pronoun is the object of a verb, it is in objective case। जब नाउन अथवा pronoun का रूप verb का ऑब्जेक्ट हो, यानी कर्म हो, तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसकी चर्चा हम, यानी इसको हम उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। सुरेश रीड्स अ बुक। यहां सुरेश क्या पढ़ता है? तो आप कहेंगे बुक। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये बुक का केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। आइए बच्चे हम कुछ नए चीजों को देखते हैं। दिस इज मोहनज पेन। मोहनज पेन यानी यह मोहन की कलम है। कलम पर मोहन का अधिकार है, ऑनरशिप है, पोजीशन है, स्वामित्व है। तो इसका केस क्या होगा? पॉजेसिव केस, जेनिटिव केस। दैट इज माई बुक। बुक पर किसका अधिकार है? मेरा, माई। तो इसका केस क्या होगा? पॉजेसिव केस, क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है। तो पिछले उदाहरणों से आप समझ गए बच्चे कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हिंदी में हम संबंध कारक कहते हैं। तो इफ अ नाउन, इफ अ वर्ड शोज पोजेशन और ऑनरशिप, इट इज इन पॉजेसिव केस। यदि किसी शब्द से स्वामित्व या अधिकार का बोध हो तो वो पॉजेसिव केस पे होता है, यानी संबंध कारक का बोध करवाता है। तो बच्चे हम उदाहरण से इनको समझे। मदन्स बुक इज गुड। मदन की किताब अच्छी है। मदन्स, ये पोजीशन जाहिर कर रहा है। योर यहां पोजीशन जाहिर कर रहा है, इसलिए इनका केस क्या हुआ? पॉजेसिव केस हुआ। तो बच्चे आप नोट कर लें। तो बच्चे कुछ नए वाक्यों को देखते हैं। मदन गो देयर। इसका अर्थ हुआ कि मदन वहां जाओ, यानी मदन को संबोधित करके कहा जा रहा है कि वहां जाओ। मदन एक नाउन है, पर किस प्रकार का नाउन है? एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। फिर दूसरे वाक्य को देखिए। चिल्ड्रेन लिसन। इसका अर्थ हुआ कि बच्चे ध्यान से सुनिए, यानी चिल्ड्रेन, बच्चे को संबोधित किया जा रहा है कि ध्यान से सुनिए। अच्छा, चिल्ड्रेन किस प्रकार का वर्ड है? तो नाउन है। किस प्रकार का नाउन है? तो कॉमन नाउन है। तो बच्चे पिछले उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं? वोकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक की चर्चा करने जा रहा हूं। तो वोकेटिव केस का हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस डायरेक्टली, इट इज इन वोकेटिव केस। जब प्रॉपर नाउन अथवा कॉमन नाउन को संबोधन करने के लिए प्रयोग किया जाए तो इनका केस वोकेटिव केस होता है, और इसको हम कॉमा द्वारा सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। अगर बच्चे हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थी हल्ला मत करे, यानी विद्यार्थियों को संबोधित किया जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ वोकेटिव केस में है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि केस क्या है,
केस के कितने भेद हैं बच्चे हम समझाने का प्रयास किए हैं। इसमें यदि कोई त्रुटि है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। भरपूर प्रयास किया जाए कि आपकी जवाब दी जाए। बच्चे यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।